गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? बेटा आज अपन टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बेटा लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि हम किस तरीके से माइक्रोब्स की हेल्प से सीवेज को ट्रीट करते हैं। मतलब जितना भी शहर से कूड़ा कचरा निकलता है, वाहित मल निकलता है, सीवेज निकलता है, हम किस तरीके से उसे ट्रीट करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बच्चे आज अपन पढ़ रहे हैं कि हम बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि मैडम बायोगैस है क्या। बेटा बायोगैस जो है ये अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है जिसमें से मुख्य रूप से जो गैस पाई जाती है मुख्य रूप से वो बच्चे मैथेन गैस है। हम कहें कि 50 से 70% जो गैस पाई जाती है वो एक ज्वलनशील गैस पाई जाती है। ज्वलनशील, इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील गैस पाई जाती है और इस ज्वलनशील गैस का नाम क्या हो गया है? मैथेन गैस हो गया। ठीक बात। इसके अलावा बच्चे इसके अंदर CO2 भी पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार की जो गैसें हैं ये मिलके पूरा का पूरा एक घटक बनाती हैं और इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है? इसमें मुख्य रूप से मैथेन गैस जो है वो पाई जा रही है। ठीक बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ बच्चे, नेक्स्ट अपन बात करें कि मैथेन गैस जो है क्या जीवाणु यही बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु अपनी उपापचय क्रियाओं के दौरान अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद जो है बच्चे वो बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। अब वो अलग अलग प्रकार के उत्पाद कौन से हैं? जैसे मान लो सबसे पहले हम बोले कि रॉ मटेरियल सेल्यूलोज है। ठीक, सेल्यूलोज, इस पे काम करने वाला जो जीवाणु है वो मैथेनोजन है। ठीक, तो बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होगा? मैथेन, साथ साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बात करें हाइड्रोजन और थोड़ी बहुत मात्रा में CO2। ठीक बात है। लेकिन बच्चे अगर मान लो हम कह दें कि रॉ मटेरियल जो है वो कोई ना कोई शर्करा है, सपोज स्टार्च है, या फिर हम बात करें नॉर्मल ग्लूकोज है और इस पर काम करने वाला सूक्ष्म जीव जो है ये यीस्ट है, तो बनने वाला जो अंतिम उत्पाद है उसमें मुख्य रूप से जो गैस होगी वो CO2 होगी। बच्चे है दोनों ही कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव काम कर रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। जैसे मैथेनोजेंस के बारे में अगर अपन बात करें, थोड़ी सी डिटेल में बात करें कि भाई ये मैथेनोजेंस कहां कहां पे पाए जाते हैं, तो एक तो सबसे पहला आपने बताया ये दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र, मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक बात। दूसरी बात बच्चे आपने बताई कि मैथेनोजेंस मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, तो एक ये पाए जाते हैं गोबर गैस संयंत्र में। गोबर गैस संयंत्र में पाए जाते हैं। तीसरा बच्चे आपने बताया कि ये पाए जाते हैं मवेशियों के रुमेन में पाए जाते हैं। तो ये मैथेनोजेंस जो है ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। अभी अपने को क्या पढ़ना है? बायोगैस का उत्पादन पढ़ना है। बच्चे ये बायोगैस जो है ना ये ज्वलनशील गैस है, तो ये ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। इसके अलावा बच्चे आपने बताया कि प्रकाश उत्पन्न करने में तो ये ज्यादातर कहां पे प्रोड्यूस की जाती है? जितने भी गांव वाले क्षेत्र हैं बच्चे, जहां पे बहुत ज्यादा मतलब कैटल्स वगैरह को काम में लेते हैं, वहां पे गोबर कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा बनता है, वहां पे इस बायोगैस प्रोडक्शन को काम में लिया जाता है।
वहां पे ऐसे बड़े बड़े बायोगैस फर्मेंटर बनाए जाते हैं। अपन सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं बायोगैस फर्मेंटर का। ठीक बात है, अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं बायोगैस फर्मेंटर का। डन। तो चलिए स्टार्ट करें बायोगैस फर्मेंटर। देखो बच्चे, ये बायोगैस फर्मेंटर बनाया क्यों जा रहा है? ताकि बायोगैस बने। उस बायोगैस की सप्लाई जो है ना, उसकी पाइपलाइन अलग अलग जगह पर दी हुई होती है। उसकी पाइपलाइन जो है वो अलग अलग जगह पर दी हुई होती है, जहां पर भी रिक्वायरमेंट है उसकी, वहां पर उस पाइपलाइन को पहुंचाया हुआ होता है। ठीक, इंडिया में ऐसे बहुत सारे बायोगैस फर्मेंटर बन रहे हैं। कौन बनवा रहा है? देखो, एक तो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। एक है बच्चे खादी एवं ग्राम उद्योग, जो पूरा आयोग है वो इसमें लगा हुआ है। ये दोनों आयोग क्या करते हैं, मतलब गांव वगैरह में इस टाइप के बायोगैस फर्मेंटर को बनाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको पैसे देते हैं भाई, उनको पूरा इंतजाम करके देते हैं कि भाई आप इस तरह के बायोगैस फर्मेंटर बनाओ, इस बायोगैस फर्मेंटर से फायदा होगा। तो बेटा देखो, एक आप लिखना कृषि एवं ग्राम उद्योग आयोग, ग्राम उद्योग आयोग। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये उस बायोगैस फर्मेंटर को बनाने का पूरा जिम्मा उठाते हैं। डन। अब वो बायोगैस फर्मेंटर कैसा होगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, एक कंक्रीट का बना काफी गहरा, जमीन के अंदर 10 से 15 फीट गहरी जो है, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर लैंड है। ठीक, ये जमीन के नीचे का भाग की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होता है बच्चे, इस प्रकार से 10 से फीट गहरा एक पूरा का पूरा बनाया जाता है बच्चे, संयंत्र बनाया जाता है। ये है 10 से फीट गहरा, 10 से 15 फीट गहरा, 10 से 15 फीट गहरा, 10 से 15 फीट गहरा। इसके अंदर साइड में पूरा इंतजाम किया गया है कि भाई जो भी कूड़ा कचरा आ रहा है उसको एज ए स्लरी बना के डाला जाएगा। इसमें पूरा इंतजाम किया गया है कि स्लरी बना के डाला जाएगा। जो भी मतलब पूरे के पूरे काव डंक है और भी जो भी मतलब कचरा वचरा है, सब इसके अंदर डाला जाएगा। ये बायोगैस फर्मेंटर है। इस बायोगैस फर्मेंटर के ऊपर इस तरीके से गैस होल्डर लगाया जाता है। देखो बच्चे, इसके ऊपर इस प्रकार से गैस होल्डर लगाया जाता है। ये गैस होल्डर लगाया है। ठीक, अब दूसरी खास बात, यहां से एक इसके ऊपर बच्चे एक ढक्कन लगाया जाता है जो कि गैस भरने पर पूरा का पूरा हिलने लग जाता है। और बेटा यहां से एक पाइप निकलती है, यहां से एक पाइप निकलती है जिस पर बच्चे इस प्रकार से स्प्लिंटर लगा रहता है। ठीक है, जब भी ये ढक्कन हिलने लगेगा तब यहां से वो गैस बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक, इसके अंदर वो सारा का सारा जो कचरा वचरा है वो डाल दिया जाता है। इसके अंदर रिएक्शन होती है बच्चे, आपने जो भी कचरा इसके अंदर डाला है उस कचरे में हकीकत में क्या है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक स्लरी को बाहर निकालने का भी तरीका निकाला गया है। ठीक है, कि जो भी मतलब रिएक्शन होने के बाद जो भी चीज बचे उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसका भी एक तरीका रखा गया है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, आपने जो भी इसके अंदर कचरा डाला उसमें क्या था, उसमें या तो बच्चे था सेल्यूलोज, ठीक है, या फिर था स्टार्च, या फिर था बच्चे प्रोटीन, या फिर था उसके अंदर फैट। ठीक, ये सारा का सारा मटेरियल उस कचरे में था। ज्यादातर मात्रा में सेल्यूलोज ही होगा। और अगर मान लो उसके अंदर लिग्निन है तो बच्चे लिग्निन का अपघटन नहीं होता, ये बात आपको पहले से पता है। लिग्निन का अपघटन नहीं किया जा सकता। तो बच्चे होगा क्या, ये सारे के सारा जो पॉलीमर्स है, ये सारे के सारे जो पॉलीमर्स हैं, इसमें पहला स्टेप होगा सॉल्यूबलाइजेशन। इसको अपघटन करने वाले जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो इसको तोड़ेंगे और इसको बना देंगे एकलक इकाई यानी कि मोनोमर में।
इसको बदल देंगे एकलक इकाई यानी कि मोनोमर में। यहां पर पहला स्टेप हो गया विलयकरण, सॉल्यूबलाइजेशन। इसमें डीकंपोजर बैक्टीरिया काम में आएंगे बच्चे, इसमें डीकंपोजर बैक्टीरिया काम में आएंगे, अपघटक जीवाणु काम में आएंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया जाएगा, एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस अम्लीयकरण, इसको एसिड में बदला जाएगा बच्चे। ये मोनोमर यूनिट जो है इसे कार्बनिक अम्ल में बदला जाएगा, इसे बच्चे कार्बनिक अम्ल में बदला जाएगा, कार्बनिक अम्ल में। कार्बनिक अम्ल कौन सा हो सकता है बच्चे, मुख्य रूप से होता है एसिटिक अम्ल, मुख्य रूप से होता है एसिटिक अम्ल। यहां आप लिख सकते हो मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसमें कौन से बैक्टीरिया काम में आते हैं बेटा, इसमें काम में आते हैं फर्मेंटिव बैक्टीरिया, किण्वन करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, फर्मेंटिव बैक्टीरिया, फर्मेंटिव माइक्रोब, वो काम में आते हैं, फर्मेंटिव माइक्रोब। ठीक, नेक्स्ट बच्चे लास्ट स्टेप जो है ना, ये इसका मेथेनोजेनेसिस स्टेप है। मेथेनोजेनेसिस, मेथेनोजेनेसिस का मतलब इसके अंदर मेथेनोजेंस जो हैं वो काम में आएंगे, मेथेनोजेंस काम में आएंगे। और मेथेनोजेंस क्या करेंगे, मैथेन गैस के उत्पादन में सहायता करेंगे, मैथेन गैस उत्पादन में सहायता करेंगे, मुख्य रूप से मैथेन गैस बनेगी। उसके अलावा यहाँ पे अन्य गैसेस जो है वो भी बनेगी। ये मेन जो प्रोसेस है वो इस पूरे के पूरे कंडीशन में हो रहा है। ये डाइजेस्टर है बच्चा, ये डाइजेस्टर है जहां पे ये सारी की सारी रिएक्शन चल रही है। ठीक, ये जो है आपने पढ़ा है, ये बच्चा गैस होल्डर है, गैस होल्डर। इस गैस होल्डर का ढक्कन जब हिलेगा, ये लीड है, ये जब हिलेगा तब ये सारी की सारी प्रोसेस होगी। और यहां से जो गैस बाहर निकलेगी वो मैथेन गैस हो सकती है बच्चे, वो CO2 हो सकती है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से मैथेन गैस होगी। फिर बेटा जो भी कूड़ा कचरा बचता है वो कर्दम, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, स्प्लिंट स्लरी को बाहर निकाल लेंगे कर्दम। इसको फिर अपन एज ए उर्वरक जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में लेंगे, एज ए बायो फर्टिलाइजर अपन इसे उपयोग में लेंगे। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है ये प्रोसेस होती है आपकी बायोगैस फर्मेंटर में। ठीक, अब इस प्रोसेस को छोटा सा रिवीजन के साथ में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चे, आपको ध्यान है कल लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था जितना भी सीवेज है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपने 3 स्टेप पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, याद है आपको। तो बच्चे उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, उसमें आपने एक द्वितीयक उपचार पढ़ा था। द्वितीयक उपचार के अंदर आपने सबसे पहले वातन टंकी लगाई थी, उसके बाद आपने लगाई थी द्वितीयक अवसादन टंकी। बेटा द्वितीयक अवसादन टंकी से जो एक्टिवेटेड स्लज है, सक्रिय आपंक, वो कहां गया था, वो गया था एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। अवायवीय जो पूरा का पूरा आपंक है उसका संपाचित्र, बेटा ये वही डायग्राम है, ये वही डायग्राम है। हाँ, अब बायोगैस फर्मेंटेशन में एनसीईआरटी ने आपसे एक नई बात पूछ ली है, उसने कहा है भाई है तो सारे के सारे पॉलीसैकेराइड, फिर कभी तो मैथेन गैस ज्यादा बनती है, कभी CO2 गैस ज्यादा बनती है, इस बात पे क्या कहोगे। तो आपने बोला हम इसके लिए बताते हैं कि सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार के, हमने स्थिति अलग अलग दी है। जैसे यहाँ पे आपने मैथेनोजेंस रखे हैं, तो ये सारे के सारे सबसे पहले सॉल्यूबलाइज हो रहे हैं, उसके बाद फर्मेंटेशन हो रहा है, उसके बाद मैथेनोजेनेसिस हो रहा है। किया क्या गया है, 10 से 15 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया। इस गड्ढे के अंदर जितना भी कूड़ा कचरा मिलता है बेटा वो सारा कूड़ा कचरा इसमें डाल दिया गया। अब यहाँ अवायवीय स्थिति है, ये मैथेनोजेंस जो है ना ये अवायवीय स्थिति में काम करते हैं और ये क्या करते हैं बच्चे, मैथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ये आपको पूरा का पूरा बायोगैस फर्मेंटेशन में ध्यान रखना है बेटा। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो अब अपन एनसीईआरटी का नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको उठा लेते हैं। और अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे, जैव नियंत्रक कारक, बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक बात है भाई, चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने सामने इंपॉर्टेंट आता है दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट। अच्छा टॉपिक है बच्चा,
ध्यान से सुनना, बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट, जैव नियंत्रण कारक, जैव नियंत्रण कारक। देखो बेटा, एक बात तो आपको नाम से पता चल गई है कि मतलब कोई ना कोई जैविक चीज है जो कि नियंत्रण में काम में ली जा रही है। कोई ना कोई तो जैविक चीज है जो कि नियंत्रण में काम में ली जा रही है, राइट। एक मिनट, मैं 2 मिनट विजिबिलिटी को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यस, राइट, ओके। जैव नियंत्रण कारक, देखो बेटा, ऐसी सारी की सारी विधियां जो कि किसी ना किसी तरीके से पीड़क को या फिर कीटों को कंट्रोल करने में काम आए। बेटा, ये पीड़क और ये कीट करते क्या है? ये पीड़क और कीट हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? इनको रोकना है कि ये हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक टेक्निक काम में लेते हैं, ठीक है। यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? ऐसी विधि जिसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से पीड़क कीट को रोका जाए। बेटा, ये पीड़क और कीट कर क्या रहे हैं? हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारी कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक बात है। ये ऐसी विधि है जिसमें आपने बोला कि सूक्ष्म जीव जो है वो इन पूरे के पूरे पीड़क को कीटों को नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे। देखो, अब बेटा होता क्या है, आज तक हम क्या काम में ले रहे थे? हमारी परंपरागत विधि क्या कहती है? हम इन पीड़क और कीट को मारने के लिए ना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब जितने भी रसायन है उसको काम में लेते थे। फिर धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगा कि भाई देखो, इन पीड़क और इन कीटों को कंट्रोल करना है ना, तो हमें रसायन काम में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि रसायन को काम में लेने का बहुत ही मतलब बुरा प्रभाव देखा गया। तो यानी कि हमारी परंपरागत विधि क्या कहती है? परंपरागत विधि का मतलब क्या हो गया बच्चे? रसायनों को काम में लेना, रसायन का उपयोग, ठीक है। ये हमारी परंपरागत विधि है। परंपरागत विधि से बेहतर क्या है बच्चे? से बेहतर है कार्बनिक खेती। इससे बेहतर क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है। से बेहतर कार्बनिक खेती है। इससे बेहतर कार्बनिक खेती है क्योंकि देखो, अलग अलग कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि बेटा, ये जो कीटनाशी पीड़कनाशी होते हैं ना, ये पूरी की पूरी मृदा, वातावरण, वायु, फल, सब्जी सब पर टॉक्सिक प्रभाव डालते हैं। पहली बात तो ये पीड़कनाशी या कीटनाशी या शाकनाशी सबकी बात कर रहे हो। ये जितने भी रसायन है ना, कीटनाशी, ये मृदा पर, पर्यावरण पर, फल, सब्जी पर दूषित प्रभाव डालते हैं। इस वजह से ये हमें बहुत नुकसान करते हैं। अब ऐसी फल, ऐसी सब्जी अगर हम खाएंगे, ऐसी मृदा में अगर हम रहेंगे, तो हमें तो बहुत नुकसान होगा। दूसरी खास बात क्या है? ये सभी प्रकार के जीवों को मार देते हैं, सभी प्रकार के जीवों को खत्म कर देते हैं, सभी प्रकार के जीवों को नष्ट करते हैं। मतलब बच्चे, अगर वो हो सकता है ना कि जिस जीव को ये मार रहे हैं उसके अलावा ये कुछ जीवों को और मार देते हैं, भले ही वो जीव हमारे फायदे का ही क्यों ना हो, मतलब चाहे वांछनीय जीव हो या अवांछनीय जीव हो, वांछनीय अथवा अवांछनीय दोनों प्रकार के जीवों को ये
खत्म कर देते हैं, चाहे वो डिजायरेबल हो या वो अनडिजायरेबल हो, इनको उस बात से मतलब नहीं है, ये सभी को खत्म कर देंगे। और हो सकता है मान लो कि वो पीड़क हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो भी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उस पीड़क को पूरा ही खत्म कर दें। ये भी तो हो सकता है कि वो पीड़क जो है वो किसी और के लिए फायदेमंद हो। सपोज देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारी फसल है, ठीक, ये हमारी फसल है, क्रॉप। इस फसल को एक पीड़क है पेस्ट ए, ये नुकसान पहुंचाता है, ये इसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक, हाँ ठीक है। अब हमने क्या किया, हाँ एक बात और, एक और जीव है बी, वो इस पीड़क को खाता है। हमने क्या किया, हमने यहां पर कीटनाशी डाला या पीड़कनाशी डाला, पीड़कनाशी डालते ही ये खत्म हो गया। बेटा इसके खत्म होते ये भी तो खत्म हो जाएगा जो इस पर निर्भर कर रहा था। मतलब ये पीड़कनाशी कीटनाशी जो है ना, ये सेलेक्टिव नहीं होते, ये हर प्रकार के जीव को मार देते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर जीव को ही खत्म करना है, ये सभी प्रकार के जीवों को, चाहे वो लाभकारी हो या फिर वो नुकसान करने वाले हो, ये सभी प्रकार के जीवों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वांछनीय अवांछनीय सभी प्रकार के जीवों को नष्ट कर देते हैं। दूसरी खास बात और सुनो, जैसे मान लो डीडीटी है, एक टाइम था जब डीडीटी का बहुत जबरदस्त और बहुत भयंकर यूज किया गया था, तो उसका यूज करने से हुआ क्या, अल्टीमेटली जितने भी पैथोजेंस है ना, उन्होंने डीडीटी के लिए प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली, ठीक बात है। तो आपने बताया जितने भी पीड़क हैं, रोगकारी जीव हैं, रोगकारी जीव रसायन के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। बच्चे अगर ये प्रतिरोधी हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, फिर तो हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या हो गई, वेस्ट चली गई। इन सबको इंप्रूव करने के लिए बेटा आई कार्बनिक खेती, कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब अपन पढ़ते हैं कि कार्बनिक खेती की खास बातें क्या है, कार्बनिक खेती की खास बातें क्या है। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, कार्बनिक खेती की खास बातें क्या है। देखो कार्बनिक खेती जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ही स्वास्थ्य की कुंजी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि हमें एक जीव को अगर नियंत्रित करना है तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमें कोई केमिकल नहीं डालना चाहिए, हमें किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसे कंट्रोल करना चाहिए। ये बात ऑर्गेनिक फार्मिंग में कही गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कहा गया है भाई, इसमें कहा गया है कि जैव विविधता जो है, जैव विविधता स्वास्थ्य की कुंजी है, स्वास्थ्य की कुंजी है, स्वास्थ्य की कुंजी है। एक सूक्ष्म जीव को नियंत्रित करने के लिए हमें दूसरे सूक्ष्म जीव को काम लेना चाहिए। एक सूक्ष्म जीव को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए दूसरे सूक्ष्म जीव को काम ले, दूसरे सूक्ष्म जीव का उपयोग करें, दूसरे सूक्ष्म जीव का उपयोग करें हम, तो हमें फायदा होगा। ये बात इसमें कही गई है, ठीक बात। दूसरी खास बात बच्चे ध्यान से सुनना, इसमें जैसे मान लो ये हमारी फसल है, ठीक है, इस फसल को एक पीड़क ए जो है ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पीड़क बी काम में लो। हाँ खास बात क्या है, पीड़क बी जो है ना, ये हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीड़क बी जो है वो अलग ही नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र, इन पे अध्ययन करना पड़ेगा कि इनका जीवन चक्र कैसा है, ये किस भोजन पर निर्भर करते हैं, भोजन पर निर्भरता देखनी पड़ेगी इनकी, हमें इनका संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा।
हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि फ्लेक्सिबल हो, कंपायमान हो। ये एक लाइन जो है ना बच्चा, ये एनसीईआरटी की है, ये ध्यान से सुनो और इसको प्रॉपर तरीके से नोट करो, क्योंकि इस टॉपिक को जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो आपको शुरू के कुछ पॉइंट हद से ज्यादा टफ लगेंगे। तो उस टफ पॉइंट से निकलने का ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो। ठीक बात। तो बेटा अगर हमें पेस्ट ए को कंट्रोल करना है तो हमें पेस्ट बी को काम में लेना चाहिए। ये पेस्ट बी जो है ना हमारी फसल के लिए लाभकारी हो। दूसरी खास बात, ये पेस्ट ए को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगा, उसको कुछ हद तक खत्म करेगा, मतलब उसको नियंत्रण मात्रा में लेके आएगा। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हमारी फसल भी बची रहे, कोई भी पीड़क खत्म ना हो, मृदा पे बुरा प्रभाव ना पड़े, सारे फायदे हो। ये सारे फायदे होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक कृषि के अंदर। ठीक बात। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे ये जैव नियंत्रण कारक जो है ना ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो जैव पीड़कनाशी है ये दो प्रकार के। ठीक, सबसे पहला है बच्चे बायो हर्बिसाइड्स। बायो हर्बिसाइड्स, जैव शाकनाशी, जैव शाकनाशी, या फिर इसे हम और क्या बोल सकते हैं, वीटीसाइड्स, खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी। दूसरे बच्चे जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे वो है जैव कीटनाशी। जैव कीटनाशी, बायो इंसेक्टिसाइड्स, जैव कीटनाशी या जैव पीड़कनाशी, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे। बेटा ये सबसे पहले बायो हर्बिसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी में दिए हुए तो नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हुए, तो हमें थोड़ा सा बायो हर्बिसाइड्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बायो हर्बिसाइड्स किसे कहेंगे बच्चे? सूक्ष्म जीवों की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से खरपतवार को नियंत्रित करना, खरपतवार को नियंत्रित करना, खरपतवार को नियंत्रित करना। इसे क्या बोलेंगे अपन? बायो हर्बिसाइड्स बोलेंगे। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसमें सबसे पहले तो आ जाती है चिकनी फसलें, स्मूदर क्रॉप, चिकनी फसलें। बेटा अपन चिकनी फसलें किसे कहते हैं? हम चिकनी फसलें कहते हैं बेटा उन फसलों को जिनकी वृद्धि करने से आसपास कोई भी खरपतवार वृद्धि ना कर पाए। इनके पास कोई ना कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको ये स्त्रावित करते हैं और उसको स्त्रावित करने की वजह से आसपास कोई खरपतवार विकसित नहीं होती है। यानी कि यह फसलें अन्य खरपतवार को निकट वृद्धि नहीं करने देती, निकट वृद्धि नहीं करने देते। ठीक बात। बेटा इसमें उदाहरण क्या आ जाएगा? इसमें जैसे कि सनफ्लावर है, अखरोट है, अल्फा है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये सब स्मूदर क्रॉप है। बेटा इसके अलावा कुछ कवक भी काम में लिए जाते हैं जो इस प्रकार से वृद्धि को रोकते हैं। कुछ कवक भी काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। जैसे इसमें दूसरा उदाहरण लिख लो बच्चे। दूसरा उदाहरण जैसे बच्चा एक खरपतवार है ओपुन्शिया। ओपुन्शिया ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि की खरपतवार ने। इसको नियंत्रित कैसे किया गया? ये इसमें नहीं लिख रहे अपन, इसको हटा दो। अपन सारी बातें इसमें लिख रहे। नियंत्रित किया गया बच्चे, इसको किसके द्वारा नियंत्रित किया गया? कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नियंत्रित किया गया। कैक्टोरम
किसके द्वारा नियंत्रित किया गया बच्चे? ऑपुन्शिया बहुत तेजी से फैला। ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में दे रखा है बेटा। नेक्स्ट बच्चे थर्ड पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। कुछ कवकनाशी भी काम में लिए जाते हैं। कवकनाशी बेटा, इन कवक के जो बीजाणु है ना, बीजाणु, वो बीजाणु जो है वो डाले जाते हैं नियंत्रण करने के लिए। ठीक बात है। जैसे कि बच्चे अपन कहें कि सिट्रस के बागान में, सिट्रस के ऑर्किड में, सिट्रस के बागान में क्या होता है बच्चे, एक मिल्क वीड लग जाती है, मिल्क वाइन खरपतवार, एक मिल्क वीड लग जाती है। हमें इस मिल्क वीड को हटाना है। इस मिल्क वीड, ये खरपतवार है, ये कहां लग जाती है? नींबू के बागानों में लग जाती है। इसको हटाने के लिए इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है बच्चे? इसको हटाने के लिए हम एक कवक का बीजाणु डालते हैं, फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा। फाइटोफथोरा पाल्मिवोरा जो कवक है, इसका बीजाणु डाला जाता है, इसका बीजाणु डाला जाता है। ये सबसे पहला कवकनाशी है जिसे काम में लिया गया था, और इसका जो मार्केटेड प्रोडक्ट है उसे देवाइन बोलते हैं, उसे देवाइन बोलते हैं बच्चे। तो ये कुछ विशेष प्रकार के खरपतवार नाशी हैं जिसे उपयोग में लिया जाता है। ठीक बात बेटा। आज अपन ने क्या पढ़ा है? बायो हर्बिसाइड्स पढ़े बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी में आगे जैव कीटनाशी पढ़ेंगे। ठीक बात है। तो जैव कीटनाशी, जैव उर्वरक, उनको डिटेल में लेना है देखो। तो यहां तक डन है सभी का। फिर मिले अपन नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आराम से नोट करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।